तो हम फिर से परिचर्चा शुरू करते हैं। चुनाव के जो परिणाम हैं, उसके जो रुझान हमें मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो हमें आंकड़े मिल रहे हैं 45 से अधिक सीटों पर जो है बढ़त बनाई हुई है और कांग्रेस भी 34-35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। 7 सीटों पर जो है वो अन्य, जिनमें क्षेत्रीय दल भी शामिल हैं और निर्दलीय उम्मीदवार भी, वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो अभी जब लगभग 12:30 होने को हैं, तो बीजेपी जो अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है हमें, और अब तक हम अनुमान लगा सकते हैं, जैसे बहुत जगह से हमारे संवाददाताओं ने बताया, कहीं 10वां दौर था, कहीं 11वां दौर था, और जहां 7वां 8वां दौर था वहां भी अब यहाँ तक स्थिति पहुंची होगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बेहतर स्थिति में है। वो जो सुबह की स्थिति थी उससे वो बहुत आगे निकल चुकी है। तो अंतिम परिणाम ही हालांकि बताएंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन तब तक हम जानते हैं तक्षक जी से कि कैसे ये सारा बदलाव देखने को मिला। जो परिणाम थे एग्जिट पोल थे, इस पे थोड़ी उनसे चर्चा करेंगे। उनका जो तजर्बा है उसके आधार पे वो कुछ हमें बताएंगे, तो लेते हैं उनसे जानकारी। अश्विन जी, देखो, मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई थी या मैं जिस जिस इलाके में गया, मुझे लग रहा था कि अशोक अरोड़ा साहब का कोई मुकाबला नहीं है थानेसर सीट पर। लेकिन वो शुरू में आगे चलते रहे और फिर पिछड़ गए, सुबह सुबह आगे हो गए। तो मैं ये मानता हूँ कि मतदाता ही निशा जी सर्वोपरि है, उसका जो फैसला है वो सबको स्वीकार है। लेकिन ये फैसला निश्चित तौर पे चौंकाने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी कभी 2, कभी 4, कभी 6 सीटों पर जीतती रही, वो इतिहास बनाने जा रही है। हरियाणा में किसी पार्टी की, जब कांग्रेस अपने परवान चढ़ा हुआ था कांग्रेस का, तब भी वो 3 बार लगातार हरियाणा में सरकार नहीं बना पाई। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी दिख रही थी कि समाज के कई वर्ग उनसे नाराज हैं। उसके बावजूद जो बढ़त बनानी शुरू की तो 50 तक पहुंच गई। 48 पर अब बढ़त है, 35 पर कांग्रेस है। कांग्रेस की सीटें बढ़ती नजर नहीं आ रही और कई जगह तो 6-6, 7-7 राउंड, 8 राउंड की गिनती पूरी होने वाली है। तब भी भाजपा बढ़त बनाए हुए है। तो 14-15 राउंड, 16 राउंड अगर होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी नीचे आएगी या कांग्रेस की स्थिति और बेहतर होगी। अब तो इसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आपका जो उधर इलाका है करनाल में, ये माना जा रहा था कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। पानीपत की भी उम्मीद थी कि भाई रोहतक के साथ लगता हुआ है तो वहां बेहतर प्रदर्शन होगा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि पानीपत में 4 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। तक्षय जी, मैं थोड़ा सा बीच में टोकूंगी आपका, क्योंकि जिन सीटों का आपने जिक्र किया वो जीटी रोड की ही उसमें आती हैं। अंबाला, कालका, ये पंचकुला जी। तो यहाँ पर ये पहले जो बीजेपी थी, बीजेपी जब सरकार बनाई थी तब यहाँ से वो जब दोबारा इसका डाउन देखा जा रहा था, डाउन देखा जा रहा था। लेकिन बीजेपी को शायद पता था, आपको याद होगा जो राहुल गांधी थे उन्होंने इसी बेल्ट में ज्यादा अपना जो यात्रा निकाली थी, संकल्प विजय यात्रा। तो ये यात्रा निकालने से लग भी रहा था कि भी कांग्रेस की तरफ चली गई है ये हवा। लेकिन अब जो रुझान आ रहे हैं तो फिर वही की वही हम ये कह सकते हैं कि हाँ कि जीटी रोड शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का शुरू से ही वर्चस्व रहा है। लेकिन जहां तक हवा का सवाल है, जिस ढंग से वो 44 सीटें कह रहे हैं, 45 सीटें कह रहे हैं, इस ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। और जैसा कि आपने कहा भी है कि तीसरी बार सरकार बनी भी नहीं, अगर इतिहास अगर हरियाणा के इतिहास में जाके तो किसी भी सरकार में वही बात आ जाती है कि हाँ या तो लोगों का ये होगा, केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो हम यहाँ भी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लाभ होता है, केंद्र से फंड्स आते हैं, केंद्र से जो घोषणाएं होती हैं उसका फायदा होता है, सरकार भी फायदा उठाती है। हो सकता है इस वजह से ये जो है कारण मुझे दिखाई दे रहा है। पंचकुला से निशा जी, हम पंचकुला चलते हैं क्योंकि हमारा करीबी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चंडीगढ़ से, तो वहां पे हमारी संवाददाता है सुमन शर्मा, उनसे लेते हैं जानकारी। हाँ सुमन, सुन पा रही हो मेरे को? जी बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर है जी मुझे। हाँ, तो सुमन कहाँ हो तुम इस समय? जो राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 1 है जो पंचकुला विधानसभा के लिए, वहां पे उपस्थित हूँ। तो क्या आंकड़े आपके पास, क्या जानकारी मिली है, कौन आगे? अभी पंचकुला विधानसभा की बात की जाए, शुरुआती दौर में कांग्रेस आगे थी। जो पहले 4 राउंड थे उनमें कांग्रेस आगे थी। चौथे राउंड के बाद जो पलड़ा बिल्कुल बदलता गया और अब 10वें राउंड में 621 वोटों से
बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं ज्ञानचंद गुप्ता, वो कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन से आगे चल रहे हैं। और इसी प्रकार से कालका विधानसभा की बात करते हैं तो शुरुआती दौर कुछ बहुत अलग से हटके था कि निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल सुक्खू मांझी जो थे, शुरुआती जो 3 राउंड थे उनमें वो काफी आगे बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे राउंड की संख्या बढ़ती गई तो वहां पे स्थिति बिल्कुल परिवर्तित होती गई। जहां शक्ति रानी शर्मा भाजपा की जो पहले पीछे थी, अब वो 8,691 की बढ़त लेते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी से आगे चल रही है। तो सुमन, कितने राउंड हो चुके हैं अभी तक मतगणना के? कालका में 9 राउंड हो चुके हैं और पंचकुला में 10 राउंड का नतीजे आते हैं आधिकारिक रूप से। हाँ, तो कितने राउंड बाकी हैं? कुल 14 राउंड है यहाँ पे, 17 और 14 ईवीएम के लगे हुए हैं और वो लगातार जैसे कोई राउंड एक हो जाता है उसके बाद हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो हमारे साथ बलवंत तक्षक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चंद्रमोहन से ज्ञानचंद गुप्ता जी कितने वोटों से आगे हैं? 17,621 मतों से वो आगे चल रहे हैं 10वें राउंड के पश्चात। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना है? हाँ, अभी क्योंकि गांव की वोटों जो है या जो खासतौर पर हम स्लम एरियाज की बात करते हैं, झुग्गी झोपड़ी का जो हमारा इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी है, वो खुलने वाली है, उसके बाद कुछ फेरबदल होने की संभावना हो सकती है। और कालका में जो 8,000 वोट से आप शक्ति रानी शर्मा जी को आगे बता रहे हैं, कह सकते हैं कि ये जो इस बार का चुनाव है वो शायद भाजपा की जोली में ही जाएगा, अभी तक के रुझान है। जी ठीक है, धन्यवाद सुमन, नजर बनाए रखो। हम आपसे लेंगे जो लेटेस्ट जानकारी होगी, फिर वो दोबारा कॉल करेंगे आपको। धन्यवाद। तो ये भी ज्ञानचंद गुप्ता जी का आगे अभी जानकारी मिली है। तो जैसा कि यही माना जा रहा था कि चंद्रमोहन इस बार काफी अच्छी निकलेंगे, वो ऐसा मान रहे थे हम। स्टार्टिंग उसमें तो काफी से आगे शुरू में आगे भी रहे। तो अभी अगले राउंड जो है उसमें क्या स्थिति बनती है वो बताएंगे, लेकिन फिलहाल बीजेपी जो है दोनों सीटों पे आगे चल रही है। कुछ शक्ति जो शर्मा है, उनके पति विनोद शर्मा जी, वो अपनी पार्टी उन्होंने बनाई है, कांग्रेस ही है पुराने। और मतलब आपको क्या लगता है कि ये विनोद शर्मा का जो वहाँ पे कालका एरिया में कोई प्रभाव है? देखिए, कालका में लतिका शर्मा नारायणगढ़ से आके चुनाव जीत गई थी, तो उनको लगता है कि भाई चंडीगढ़ में ही उनका राजनीति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। फिर वो अम्बाला में जाके नगर निगम की मेयर बन गई थी शक्ति रानी शर्मा। मैं ये मान रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम के चुनाव में जिन शक्ति रानी शर्मा ने हराया, उनको भाजपा ने कालका से टिकट दी थी। कालका में गोली चली, चौधरी के काफिले पर 2 लोग जख्मी हुए। हमें लगा कि इस गोली कांड का भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नुकसान हो सकता, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तीसरी बात जो आपने अश्विनी जी कहा था कि एक ही परिवार में 2 मत हो सकते हैं, पिता के और बेटे के, यानी कि आजकल एक राह पर सारा परिवार नहीं चलता। तो केंद्रीय मंत्री रहे विनोद शर्मा जी की अपनी एक पार्टी है, कार्तिक शर्मा जी इंडिपेंडेंट राज्यसभा के सदस्य हैं, उनकी मां भारतीय जनता पार्टी की विधायक बनने जा रही हैं। तो आपकी बात तो यहाँ भी सच होती है कि परिवार के 3 सदस्य हैं, तीनों की राहें वैसे अंदर से राहें एक ही हैं, लेकिन बाहर से लोगों को दिखती है 3 राहें। नहीं, हमने देखा है ना, कई बार पुराने बुजुर्ग जब वो जुड़े होते हैं ना किसी पार्टी से, वो अंत तक जुड़े रहते हैं। और परिवार में समय के अनुसार कुछ तब्दीलियां आती हैं। इसी तरह जो आजकल युवा है वो बाहर निकलता है, वो कुछ सुनता है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर है उसके पास, वो एक अपना भी मत बनाता है। हालांकि कई बार हम लिहाज से जरूर परिवार में एक दूसरे की बात मान लेते हैं, लेकिन ऐसा देखने में अब आ रहा है जी। और रुझान भी बता रहे हैं। तो बीजेपी अभी 48 सीटों के लगभग आगे चल रही है। कांग्रेस जो है उसने भी 36 सीटों पे बढ़त बनाई हुई है, मतलब 6 पे अन्य है। कांग्रेस की भी स्थिति सुधर रही है जैसे राउंड आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी जो है जगह, जैसे लग रहा है कि 45 के आसपास ये अभी बनाए रखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 40 सीटें जीती थी, इस बार 8 सीटों पर बढ़त बनाई है। कांग्रेस ने पिछली बार 31 सीटें जीती थी और 5 साल के बाद उसकी 5 सीटें बढ़ी हैं। तो कायदे से तो सरकार के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो कांग्रेस की सीटें ज्यादा तेजी से आगे बढ़नी चाहिए थी, लेकिन सीटें भाजपा की ज्यादा बढ़ रही हैं। बड़ा नुकसान जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों को होता दिखाई दे रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों को तो बिल्कुल ही नुकसान हुआ। देखिए, अभय सिंह चौटाला साहब की पार्टी को बसपा से मिलके भी कोई बहुत फायदा नहीं हुआ। उधर
सांसद चंद्रशेखर के साथ मिलकर जननायक जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मैं अश्विनी जी ये नहीं समझ पाया कि किसान अगर नाराज थे तो क्या जननायक जनता पार्टी से नाराज थे, भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं थे? ये मैं समझना चाह रहा हूँ। या फिर उसका ग्रामीण वोट बैंक था जेजेपी का, इनका शहरी वोट बैंक है, शहरी वोट बैंक पे मतदाताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा किसानों की नाराजगी से, गाँव में पड़ा और जेजेपी जो है आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी और इस चुनाव में भी हमला भी हुआ जेजेपी पे, गांव के जो प्रचार के दौरान गाड़ी पर हमला हुआ, दो बार टूटे उनके, और उनकी विधानसभा लोकसभा चुनाव में उनकी मदर की गाड़ी पर भी हमला हुआ। तो ये कहा जा रहा था कि उनका जो है गांव का जो मतदाता है, जहाँ जाट मतदाता कह रहे थे कि नाराज है उनसे, तो इसको लेके निश्चित ही मतलब आपने जो सवाल खड़ा किया है कि दोनों सरकार में रहे हैं। हाँ जी। लेकिन शायद ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना वो जो भी कमियां रही होंगी, उनको दिखी होंगी, हर पार्टी अपना एक एनालिसिस करती है, तो उसको कवर किया। और जैसा कि आप ही बता रहे थे कि उम्मीदवारों को चुनने भी, उनमें भी उन्होंने देखा कि विनिंग कैंडिडेट कौन, उन्होंने जीतने वाले उम्मीदवार को ही, चाहे जैसे आपने मेयर की ही बात की, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी बहुत काटे और नए उम्मीदवारों का मौका दिया, वो शायद फायदेमंद साबित हो रहा है। मंत्री पिछली बार भी भाजपा के ज्यादातर हार गए थे, इस बार भी ज्यादातर हार के कगार पर हैं। मंत्रियों का हारना और दूसरे उम्मीदवारों का चुनाव जीतना शायद हो सकता है जिसके खिलाफ कोई शिकायत ना हो, उसको लोग मत दे देते हैं, वोट दे देते हैं, मौका दे देते हैं। तो इसको लेके ये भी देखा है ना, जननायक जनता पार्टी के बहुत से जो विधायक थे वो उनको छोड़ गए, पार्टी चले गए, उनकी पार्टी जो है एक तरफ से बिखर गई थी। अश्विनी जी, वो तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो हुड्डा साहब के पास भी 40 विधायक थे, बहुमत नहीं था। उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस जो कुलदीप बिश्नोई साहब की पार्टी थी, 6 विधायक जीते थे, 5 विधायक कांग्रेस ने तोड़ लिए और बहुमत हासिल कर लिया। ऐसा ही था। ये दुष्यंत चौटाला को मालूम था कि मेरे पास 10 विधायक तो हैं, लेकिन अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करूंगा तो मेरे विधायकों का भी वही हाल होगा जो जननायक हरियाणा जनहित कांग्रेस के विधायकों पार्टी के साथ हुआ था, कुलदीप बिश्नोई के साथ। और आखिर में जब समर्थन वापस हो गया तो भी आपने देखा कि 7 विधायक तो उनके टूट ही गए। वो स्थिति सरकार गठन के 2 महीने 4 महीने बाद ही आ जानी थी, लेकिन वो सरकार में शामिल होकर उन्होंने उस स्थिति को दुष्यंत चौटाला ने 4.5 साल तक टाले रखा और आखिर के जो 6 महीने थे उसमें 7 विधायक भाग गए। दुष्यंत चौटाला साहब, उनकी मां नैना चौटाला जी और अमरजीत ढांडा, ये 3 विधायक पार्टी में रहे। और आप देखिए कि जिस अनूप धानक को, राम कुमार गौतम को नाराज करके, जो सबसे उम्रदराज विधायक थे जननायक जनता पार्टी के, ब्राह्मण समुदाय से थे, उनको उम्मीद थी कि मुझे जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा मुझे शामिल किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला साहब ने अनूप धानक को मंत्री बनवाया और अनूप धानक ने लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की मां की हिसार से मदद करने के बजाय बीमार होके अस्पताल में एडमिट हो गए और फिर मौका आया तो उन्होंने तुरंत पार्टी भी छोड़ दी। जननायक जनता पार्टी के 6 विधायकों का पार्टी छोड़ना दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, अजय सिंह चौटाला के लिए इतना सेटबैक नहीं था जितना अनूप धानक के पार्टी छोड़ने से उनको आघात लगा। उनको लगा कि ये इनेलो का विधायक था, हमारी पार्टी में आया, हमने इसको टिकट दी, जितवाया, गौतम साहब को नाराज करके मंत्री बनवाया और जब मौका आया तो वो भी, तो सबसे पहले अनूप धानक भागे। तो दिनेश जी, ये अभी रुझान जो बता रहे हैं वो तो वहां पे ही खड़े हैं जो हम देख रहे हैं काफी देर से। तो अभी हमारे पास निर्वाचन योग का आंकड़ा आएगा, लेकिन अभी निजी चैनल जो है वो दिखा रहे हैं कि 49 के करीब जो है बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, 35 पे कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, 6 पे अन्य है। तो अगर कांग्रेस और अन्य मिलते हैं तो भी अभी जो बढ़त की बात करें तो बीजेपी अभी आगे चल रही है। तो इसको लेकर कई कारण रहे हैं, जैसे अभी हमने बात की कि टिकट जो है वो देने की रणनीति थी। एक कहीं ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस में एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि हुड्डा साहब का तो नारा ही यही था। नहीं, उसका पता तो इसी चीज से चलता है। अभी मुख्यमंत्री की लड़ाई शुरू होगी। आप देखिए, अभी इलेक्शन मतलब मतदान होना था, अभी वोटें डलनी थी, उससे पहले ही जो सीएम कुर्सी की लड़ाई है वो सामने आ गई। सीएम कुर्सी की लड़ाई थी, जैसे भूपिंदर सिंह हुड्डा साहब थे, सुरजेवाला साहब थे,
कुमारी शैलजा मैडम थी, मतलब ये आप देखिए अभी तो मतदान होना था और कुमारी शैलजा मैडम तो नाराज होकर घर बैठ गई थी। कुछ कई दिन तो वो घर पर बैठी रही, वो प्रचार में नहीं गए। फिर दूसरा, कुमारी शैलजा मैडम ने जो प्रचार किया है वो उन्होंने 15 से 17 सीटों के बीच में सिर्फ प्रचार किया, 90 सीटों पे सीमित रही है। हाँ, उन्होंने प्रचार ही नहीं किया। हालांकि हुड्डा साहब और उनके बेटे ने 90 की 90 सीटों पे गए हैं, वो प्रचार करने गए हैं, पर कुमारी शैलजा नहीं गई, जबकि वो अनुसूचित जाति की बहुत बड़ी लीडर है, उसके बावजूद वो नहीं गई। और जबकि बीजेपी अनुसूचित जाति के उस पे वोट लड़ रही है, तब ये स्थिति है। और आप देखिए सुरजेवाला साहब भी ऐसे ही रहे, तो उस चीज का बड़ा फर्क पड़ा। इसके कारणों में जाएं तो अब कुमारी शैलजा पे जो टिप्पणी होती है और उस पे बाद कुमारी शैलजा जो है वो रुष्ट होती हैं जी। अपने कुछ नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से। अगर हम सीधे सीधे कहा तो उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से नाराज होना और फिर प्रचार में हटना और फिर दोबारा राहुल गांधी के कहने पे आना, और वो जो एक जाति विशेष को मतलब कि टारगेट किया गया, वो कांग्रेस को नुकसान देता रहा। जी, उससे मैसेज बड़ा गलत गया, जो जाति विशेष को जो मैसेज आता, क्योंकि वो एक बड़े तबके को वो लीड करती है। बड़ा तबका जो है प्रदेश का उनके साथ है, और उनका नाराज होकर घर बैठना, एक उनका बार बार, मतलब कि आप देखो राहुल गांधी जी ने, आपने शायद देखा होगा एक रैली में, जो रैली हुई थी उसमें दोनों के हाथ मिलाए, तो वो एक नाराजगी दूर करने की हाईकमांड ने कोशिश जरूर की, पर उसका जो मैसेज क्या, वो शायद मुझे ये लग रहा है, मैं लोगों से ही एक मैसेज जो लोगों ने वहां से परसीव किया उसकी बात करता हूँ। जो आम लोगों से मैं गया जब, तो पता चला लोग सोच रहे थे कि शायद अब जैसे हुड्डा साहब के वो किया है, उन्होंने हाथ मिलवाया है, उसके बाद शैलजा का हाथ पकड़ के ऊपर किया है, तो फिर शैलजा को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो शायद शैलजा को कुछ आश्वासन मिला नहीं मिला, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री की लड़ाई की जो आपने बात की है वो कांग्रेस में शुरू से दिखी, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला भी इच्छुक थे सीएम पद के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो वरिष्ठ हैं ही और वो सीएम रह चुके हैं, उनका दावा था। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा भी फ्यूचर में सीएम के लिए कोशिश कर सकते हैं, और कुमारी शैलजा एक वरिष्ठ नेता होने के नाते, 5 बार एमपी रहे हैं, सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, वो तो है वरिष्ठ नेता हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी है, उसने बहुत कोशिश की इसको सेटल करने की, लेकिन जब टिकट बंटवारा हुआ तो तब भी ये चर्चा रही कि कुछ नेताओं के लोगों को टिकट नहीं दिया गया, कुछ एक नेता के ही लोगों को टिकट दे दिए गए। जी। तो ऐसे कुछ रिफ्ट देखने को मिले शुरू में, लेकिन बाद में एक जुटता भी देखने को मिली कुछ देर के लिए प्रचार के दौरान, लेकिन धीरे धीरे वो फिर बिखरती हुई नजर आई। और जब ये शैलजा वाली बात होती है कि उनपे एक टिप्पणी कर दी जाती है, तो उसका फायदा जो है विपक्षी दल जो है पूरी तरह लेते हैं, अपने प्रचार में उसको जोड़ते हैं, और कुमारी शैलजा से बाकायदा हमदर्दी भी जताई जाती है। तो उसका संदेश जो है उस वर्ग के जो वोटर है उस तक कैसे जाता है, ये हमें आज के रुझानों में देखने को मिलता है। आप देखिए, मैं एक बात कहूंगा इसमें दिनेश जी, ये टिप्पणी की गई थी नारनौंद हल्के में जी, जाति सूचक टिप्पणी। कौन था वो करने वाला मालूम नहीं है, कांग्रेस का कोई पदाधिकारी तो नहीं था। नहीं, जहां पूरे हरियाणा में तो मान लीजिए हम देख रहे हैं कि असर हो रहा है उस टिप्पणी का, और जहां टिप्पणी की गई वहां कांग्रेस का उम्मीदवार जीत रहा है, वहां कोई असर नहीं है उसका, उस टिप्पणी का। ये समझ में नहीं आ रही उस क्षेत्र में मत प्रतिशत कैसा है, किसका वोट भाई, कांग्रेस भाजपा का बड़ा नेता है कैप्टन अभिमन्यु, वो वित्त मंत्री और कई महकमे उनके पास रहे। और वो एक और बात बताऊं आपको, नारनौंद जो चुनाव क्षेत्र है वो पूरा का पूरा ग्रामीण चुनाव क्षेत्र है, मतलब वहां कोई शहर नहीं लगता है। लेकिन पिछली बार भी वो हारे, इस बार भी हारने की स्थिति में है कैप्टन अभिमन्यु। तो जहां टिप्पणी हुई वहां ऐसा तो है नहीं कि वहां दलित मतदाता नहीं है। लेकिन तक्षक जी, ये कोई भी ऐसी बात होती है, मान लो हम 10 लोग अलग अलग जगह पे बैठे हैं, हर के मन पे अलग तरह से प्रभाव करती है। हो सकता है वहां पे आमतौर पे ये देखा गया है, कोई भी मुद्दा है वो स्थानीय स्तर पे उतना प्रभाव नहीं रखता जितना आसपास प्रभाव डालता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। तो एक और बात मैं बताना चाहूंगा, नारनौल विधानसभा में सबसे कम मतदाता है, 1,58,000 मतदाता है नारनौल में, और वोट प्रतिशत जो पड़ा है सबसे ज्यादा, मतलब
72% लोगों ने 72.81% लोगों ने वहां पर वोट डाला है। बहुत बड़ी बात है। अभी सबसे छोटा मतदाता क्षेत्र हो और सबसे ज्यादा उसमें वोट पड़े हो। ठीक कह रहे हैं। ये कई मुद्दे तो साथ साथ छोटे छोटे मुद्दे बनते जाते हैं और वो बड़े मुद्दों को ढक लेते हैं कई बार। मैं तो अश्विनी जी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस में गुटबाजी की वजह से नुकसान हुआ है। आप देखिए कि चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल कभी साथ नहीं होते थे पार्टी में, एक दूसरे के विरोधी होते थे जी। तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। और जब भजनलाल जी जब थे तो उनके मुकाबले में शमशेर सिंह सुरजेवाला साहब और चौधरी बीरेंद्र सिंह उनके हमेशा खिलाफ रहते थे। कर्नल राम सिंह यादव भी उनके खिलाफ रहते थे, फिर भी कांग्रेस की सरकार बनती थी। हुड्डा साहब थे और भजनलाल जी थे, तब भी एक दूसरे के विरोधी थे और कांग्रेस की सरकार बनती थी। गुटबाजी तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है कि कोई नई है, शुरू से ही रही है। और हो सकता है पार्टी हाईकमान को ये चीज सूट करती हो कि कम से कम एक जो गुट है वो नाराज हो गया, अगर पार्टी छोड़ता है तो दूसरा आधी ताकत तो कांग्रेस के साथ खड़ी रहनी चाहिए ना। लेकिन ये अभी जो स्थितियां बनी हैं उसके बाद जो आपने इतिहास की बात की है कि गुट एक से ज्यादा होते गए हैं। पहले 2 गुट देखने को अक्सर मिले हैं, लेकिन अब गुटबाजी जो है वो ज्यादा स्कैटर्ड हो गई है, वर्ग बन गए हैं। आपको एक और उदाहरण में दूं कि चौधरी रंजीत सिंह इंडिपेंडेंट विधायक बने और मंत्री बने, उनके पास बिजली अपना जेल महकमा भी था और बिजली महकमा भी था। लोकसभा का चुनाव वो हारे भाजपा के टिकट पे, पार्टी छोड़ गए, फिर इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और फिर सरकार बनाएगी। जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ी उन्होंने कहा हुड्डा साहब बहुत अच्छे हैं, मेरे उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। यानी कि राजनीतिक मजबूरी उनको लगा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो जब रंजीत सिंह जैसे अनुभवी आदमी जो देवलाल के बेटे हैं और लंबे समय से राजनीति में, पहले भी वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं, अगर वो हवा का रुख भांप के ये कहते हैं कि हुड्डा साहब बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, तो मैं मानता हूं कि ये हवा कब बदल गई फिर और कैसे बदल गई ये हवा। तक्षय जी, मैं एक और, आप देखिए कांग्रेस सरकार कितनी मजबूती से बन रही थी उसका एक उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने जो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के सी वेणुगोपाल जी और अजय माकन जी को ड्यूटी लगा दी थी, उनको बकायदा चंडीगढ़ भेज दिया गया था। अभी हाँ जी, ऑब्जर्वर के तौर पे आप देखिए विधायक, मतलब कि इतना ज्यादा वो आश्वस्त थी। एक मैं नहीं, जितने एग्जिट पोल थे और जिस तरह से फील्ड से उन्हें सूचनाएं मिल रही थी और जिस तरह से हुड्डा साहब ने भी पार्टी को खबर दी कि हमारी क्या स्थिति है और ऊपर से एग्जिट पोल बता रहे हैं, सारे बता रहे हैं, तो ये होना ही था कि पार्टी। वैसे हम भी मैं भी इस चीज में था भी, हाँ यार कांग्रेस की सरकार बन रही है, मतलब कि ये जो रिजल्ट है ये टोटली, मतलब कि हमारे, मुझे नहीं लगता शायद किसी ने, बता ही रहा हूँ, मैंने तो उस जिले के रहने वाले जो हमारे लोग थे जो वहाँ काम कर रहे थे उनसे इनपुट करवाया 10, 15, 20 लोगों का ऐसे करके, और उनका जनरल व्यू लिया एक जर्नलिस्ट का, उससे हमने अनुमान तब भी लगाया तो हमें लगा कि 35 अगर स्थिति बदलती है तो बड़ी ज्यादा 38-39 तक बीजेपी चली जाएगी। लेकिन जब हम बाहर देख रहे थे सारे तो हमें यही सुनने को मिला था 25-30। हाँ, एक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त है, उन्होंने हमें जरूर कहा कि बीजेपी की स्थिति काफी खराब थी, 20-25 पर थी, लेकिन आज अगर आप मुझसे बात करें तो आज वो 35 पे पहुंच चुके हैं, ये मैं आपको कहता हूँ जी। ये उनका कहना था। तो वो मैंने कहा कि हमारा भी कुछ ऐसा ही अनुमान है, फिर हो सकता है कि हम ठीक निकले, लेकिन लेट अस सी। लेकिन अभी जो फिर एग्जिट पोल आए तो हमने लगा कि यार नहीं, हम गलत हैं, ये तो सब उधर ही इशारा कर रहे हैं। तो अभी तक अश्विनी देखो, चुनाव में तो परिणाम कभी भी बदल सकता है, लोगों का मन कभी भी बदल सकता है, एक रात में भी चुनाव पलट सकता है। लेकिन जो लगातार जो हवा चल रही थी वो ये दिख रहा था, आप हर कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम मतदाता से बातचीत नहीं कर सकते, और जितनी ज्यादा बातचीत करेंगे नहीं, जब जितनी ज्यादा बात करेंगे उतने ही कंफ्यूज होंगे। एक हवा रुख पता चलता है, उसी से आप अंदाज लगाते हैं। हम तो अभी तक 40 साल से जो अंदाज लगाते आ रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जनसत्ता में हमने लिखा कि हवीपा भाजपा सत्ता की ओर, भजनलाल का सिंहासन डामाडोल। चौधरी भजनलाल जी ने कैबिनेट मीटिंग की मतदान के बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बाहर निकाल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम ये खबर जो है तुम्हारी झूठी निकलेगी। मेरी सब मंत्रियों से बात होगी, सब जीत रहे हैं। और जब रिजल्ट आए तो हमने बताया कांग्रेस की आएंगी 15 सीट, कांग्रेस की सीटें आई 9। तो चौधरी भजनलाल जी ने कहा यार तुम ठीक थे, हम गलत थे। और अब हम
इस बार इस चुनाव में जब हम ये समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना बहुत मुश्किल है, तो हम गलत साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस से कहीं आगे है। इस पे तो यही कहा जा सकता है कि एक होती हवा चलना, एक होता हवा बांधना। हाँ। तो ये शायद हवा बांधी गई थी। जी। और निर्वाचन आयोग से जो हमें आंकड़े मिले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 49 सीटों पे आगे है और कांग्रेस 35 सीटों पे आगे है। इंडियन नेशनल लोकदल भी 4 सीटों पे अब बढ़त बनाए हुए है और बीएसपी भी 1 सीट पे बढ़त बनाए हुए है। इंडियन नेशनल लोकदल निर्दलीय हैं, ये 5 सीटों पे बढ़त बनाए हुए हैं कुल मिला के। और अब हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं जब हमें जो चैनल्स पे चल रहे आंकड़े हैं निर्वाचन आसपास हो गए हैं, सारे एक ही होते जा रहे हैं, तो एक लगभग बजने को है। तो अब तो हमें लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए 1 बजे नहीं कि हमारा जो अनुमान था मतलब कि जैसे हम कह रहे थे भी 14 से 16 राउंड जो है वोटिंग गिनती के होते हैं और अभी से मतलब कि 1-1.5 घंटा पहले 8 से 9 राउंड जो है हो चुके हैं। तो अब हम ये मान के चले भी 12 के करीब जो है राउंड हो चुके होंगे। अभी एक संवाददाता मिले जब फोन पे 11वां राउंड बताया कि चल रहा है। जी, तो 12 के राउंड हो चुके हैं, तो अब स्थिति पलटना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो अगर पलटती भी है तो 1000-1200 वोट जाएंगे, 7-8-9 सीटें इधर उधर हो जाएंगी। वो भी तब जब अगर बढ़त, हमें ये नहीं मालूम कौन कितने बढ़त कितनी बनाए तो अगर ये बड़ा 1000-1200 से है तब तो पलट सकता है। अगर मान लीजिए किसी ने 20,000 की बढ़त बना ली है जी, तो चाहे आप उसको डिक्लेयर भी घोषित कर सकते हैं, क्योंकि इतने वोटों का अंतर मुश्किल हो जाता है। हम देख रहे हैं जैसा कि अभी मुझे आया था भी दिल्ली से, हमारे जो संवाददाता बैठे हैं बीजेपी कार्यालय में भी और कांग्रेस कार्यालय में दिल्ली में, तो सुबह जो कांग्रेस कार्यालय का माहौल था, जश्न था, वहाँ पे जलेबी और वो सुबह ही बदल गया है। जी। और जो बीजेपी का है वहाँ भी बदल गया। नहीं कांग्रेस वालों, बहुत से कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने कल भी बांटे हैं सर। मतलब कि जीत उनकी निश्चित थी। वो कहते थे जीत निश्चित है, कल सेलिब्रेट करने की बजाय आज कर लेते हैं। तो कईयों ने कल भी सेलिब्रेट किया, पर जो स्थिति लग रही है इसका हुड्डा साहब को तो अफसरों ने मिलना शुरू कर दिया था। लोगों ने मतदान के बाद उनको इतने फोन, तो कांग्रेस की बनेगी चाहे बीजेपी जितनी, बहुत लोगों ने फोन करके उनको बधाई दी कि बधाई हो, कांग्रेस जीत रही है, आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन मतदाता के मन में क्या था ये तो मतलब ये सर बहुत ज्यादा खुलने पर पता चला। मेरे को फोन आया किसी अधिकारी का, तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या अनुमान है, निजी अनुमान क्या है। तो मैंने कहा कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 40 से ऊपर शायद ले जाएगी बीजेपी, 40-42 के पास पहुंच जाएगी। लेकिन नहीं तो फिर 39-40 पे अटक गई तो थोड़ा उतना आसान लग नहीं रहा जैसे सब बता रहे हैं जी। अगर मैं टोटल समअप करता हूँ, सारी जो अब तक की स्टडी है, तो उन्होंने कहा ये मैं भी सोच रहा हूँ, पर हुड्डा साहब बन रहे हैं, हुड्डा साहब का हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम बन रहे हैं, लेकिन 35 तक अटक जाएगी बीजेपी अगर ज्यादा भी आती है। उल्टा हो गया। तो सर आप देखिए मतलब कि जैसे ये एग्जिट पोल जितने थे टोटल फेल साबित हुए, जितने अनुमान थे टोटल फेल साबित हुए। आपने भी जितने लोगों से बातचीत की वो भी ये जो परिणाम है नहीं बता पाए। मैंने जितने लोगों से बातचीत की वो भी ये परिणाम नहीं बताए। तक्षय जी ने भी जितने लोगों से बातचीत की वो लगभग ये हम ये कह सकते हैं भी टोटल जितने भी लोगों के मन में जो था, जो ये रिजल्ट है टोटली उल्टा आ गया। नहीं, मैं बात कर रहा था अपने आप में, आपसे बात हुई ये एनालिसिस को लेकर, तो जो रिपोर्ट सब जगह से थी, आपकी तरफ से भी थी, और मैंने आपसे कहा कि तक्षय साहब से भी पूछो, तो उन्होंने कहा कि यही है। तो तब भी कहीं ना कहीं मैं अपना यहाँ स्टाफ को बता रहा था कि जब भी कभी एनालिसिस करना बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, फिर ही आप सही कर पाओगे। अगर आप किसी के पास ज्यादा बैठोगे भी तो आपका एनालिसिस गलत हो जाएगा। ठीक है बात, क्योंकि हम जो ये एक जो सुनते हैं डेली, टीवी का भी ऐसे ही प्रभाव है हम पे सब पर, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो क्षमता है एनालाइज करने की उसको प्रभावित करता है। तो ऐसे ही शायद इनके साथ नहीं होता एग्जिट पोल के, इनका जो सर्वे है वही फ्लॉप हो जाता है। जी, लोकसभा में भी वो ये सेकंड टाइम उसमें दिनेश गोयल साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सर्वे एजेंसियां हैं जी, उनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई वो हुड्डा साहब की तरफ प्रभावित है या नायब सिंह सैनी साहब की तरफ
प्रभावित हैं, वो एक अपने तरीके से जो चावल में से एक दाना निकाल के देखते हैं ना कि पक गया है कि नहीं, तो वो एक जो 10 लोगों की राय होती है वो आम लोगों की राय मान के चलते हैं जी। और जितना उनमें 100 लोगों में से मान लीजिए 150 ने अगर कांग्रेस का नाम लिया 200 में से, तो वो एक धारणा बनाते हैं कि कांग्रेस की हवा है। तो सर्वे एजेंसियों ने जितनी भी सर्वे एजेंसियां थी सब गलत साबित हुई हैं। हाँ। वो मन में तो किसी के कांग्रेस की सरकार ये तो लाने वही का हो भाव नहीं गया था। ना 2014 में जब पीएम बने थे नरेंद्र मोदी, कुछ उस तरह से मतलब नहीं, 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ थी। फिर जो आंदोलन हुआ, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही बाबा रामदेव कह लो या जो अपने बहुत से कांड थे, अन्ना हजारे का था, तो था, लेकिन मोदी को बहुत कम मांग के चल रहे थे। नहीं, मैं कहता हूँ उसने ही एक माहौल बनाया था जो कांग्रेस के खिलाफ बढ़ा। भाजपा के हक में चला गया वो, लेकिन आंदोलन तो कांग्रेस के खिलाफ था, हवा तो कांग्रेस की खराब हुई उससे। ये है कि आप उसको बुना कितना पाए। आज के परिणाम के बाद भी यही कहा जाएगा जी कि अगर एंटी इनकम्बेंसी थी, अगर कुछ कमजोरियां थी, अगर सीएम बदला गया था, तो आपने इसको कैसे बुनाया, कैसे आपने इसको अपने पक्ष में किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी जो आंकड़े हैं बीजेपी के 49 के करीब हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं, कांग्रेस के 34। ये भी सर एक बहुत बड़ी बात है। अभी शुरू से ही जो पैटर्न चला आ रहा है, जब से काउंटिंग शुरू हुई है, बना हुआ है, वही बना हुआ है। ऐसे लगा है कि सब जगह से एक जैसा वोट पड़ रहा है। हाँ, वही कहीं से कोई चेंज ही नहीं हो रहा। हल्की फुल्की चेंजेस आई हैं, बड़ी चेंजेस नहीं है। नहीं, जैसे बड़ा बदलाव कई बार देखने को मिलता है ना, एकदम नीचे गिर गया, एकदम ऊपर होता रहा है ऐसे। जी जी। लेकिन आज वो देखने को नहीं मिला। और बहुत से मुद्दे जो हैं हमने डिस्कस किए आज सुबह से थे, तो ये सच में मतलब कि एक बहुत ही मनोरंजक चुनाव परिणाम है, मतलब श्रोता के लिए भी जी। नहीं तो उगता जाता है श्रोता, लेकिन ये सच में उसके लिए भी एक, जैसे कि आपने बताया कि हवा बनी थी, चैनल सब कह रहे थे, एग्जिट पोल आ गए थे, तो लोगों पे प्रभाव तो होता है ना। जब बैठता है आदमी, तो एक मान के 65 के हिसाब से जब हम देखते हैं किसी पार्टी को मिल रही है, जब वो 30 पे या 35 पे जाती है, तो हमारे या नीचे जाने लगती है, रुचि बढ़ती है। अब जैसे ही सुबह बैलेट पेपर खुले तो लगा भी यार एग्जिट पोल ठीक कह रहे थे, क्योंकि वही चल रहा था जो एग्जिट पोल कह रहे थे। लेकिन तभी भी चर्चा में हमारे आया कि अभी ईवीएम खुलेंगी तो पता चलेगा। हम कह सकते हैं कि बैलेट पेपर के जो मत थे वो सारे कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा थे। तो वाकई तब तक हम वेट कर रहे थे कि समय आगे बढ़े और स्थिति क्लियर हो। हमने 12 बजे भी यही सोचा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि बीजेपी अच्छी स्थिति में, क्योंकि अब जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है कई जगह 12 की जगह 13 राउंड हो चुके हों, तो स्थिति बहुत बार ज्यादा नहीं बदलेगी। जहां मार्जिन कम है वो स्थिति गड़बड़ कर सकते हैं। मार्जिन के अंकड़े अभी हमारे पास नहीं है, कहीं से आ रहे हैं, जैसे क्योंकि हरियाणा में अभी ये भी मेरा अनुमान है कि बहुत सी सीटों पे बहुत कम मार्जिन से जो सीटें इधर उधर होंगी। जी जी। और हो सकता है कि एग्जिट पोल ने भी जहाँ पे बहुत कम मार्जिन हो और फील्ड से जो हवा जो उन्होंने सुना देखा करा सर्वे के दौरान, उस हिसाब से वो सीटें जो हैं वो जब सर्वे का रिजल्ट आया तो वो उसमें उन्होंने फ्लोटिंग में नहीं रखी, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के साथ जोड़ के वो दिखाई हो। जी। कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल फिलहाल तो फ्लॉप ही दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम इन चुनावों पे आगे चर्चा को बढ़ाएंगे कुछ देर, क्योंकि 1:30 बजे तक हम देखेंगे कि इसकी क्या स्थिति बनती है, कैसा रहता है, तो ताकि लोगों को हम जाते जाते एक संदेश दे सकें बिल्कुल कि कौन सरकार बनाने जा रहा है। तो अभी जैसे पंचकुला की हमारी संवाददाता बता रही थी, अगर स्थिति कहीं बदली है तो वो बीजेपी के पक्ष में बदली है। जैसे 1-2 जगह से हमारे संवाददाता ने बताया, हालांकि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे कांग्रेस के ही पक्ष में मामला सुबह से ही था, कुछ सीटें थी उनकी जहाँ पे उनके कैंडिडेट जीत रहे थे और जीतते रहे, और यही कारण है कि उनकी कुछ सीटें जो फिक्स रही हैं सुबह से यहाँ पे वो आ गए हैं, वो भी नीचे नहीं गए वहां से। जी जी। हाँ, कुछ सीटें इधर उधर हुई होंगी, यहाँ से आगे वहां से पीछे चले गए होंगे। तो अब क्या लगता है आपको कि यहाँ पे शोक टावर की ही मैं सुन रहा था कि अभी उन्होंने पार्टी बदली, बहुत लेट बदली। नहीं, उन्होंने भी यही सोच के बदली भी कांग्रेस आ रही है। मैं यही कहने वाला था कि आपसे यही पूछने वाला था कि कहा जा रहा था कि ये सच है कि मतलब उनको लगा कि यार ये तो कांग्रेस आ रही है,
इधर मुझे टिकट मतलब उनको लोकसभा लड़ाया गया पार्टी की तरफ से, लेकिन वो नहीं जीत सके तो वो चले गए। तो उनको शायद लगा कि सरकार आ रही है या कुछ मतलब ऐसा था, या सुनने को मिल रहा था ऐसा। तो आपका क्या कमेंट है? नहीं, मेरा तो यही मानना है कि उनको ये लग रहा था भाई सरकार आ रही है कांग्रेस की, वहां कहीं ना कहीं मेरी एडजस्टमेंट हो जाएगी। लक्षक जी आप? मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में खट्टर साहब उनको जितने चाव से लेके आए थे, तंवर साहब उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। और भारतीय जनता पार्टी में ये जरूर है कि जो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अशोक तंवर साहब सिर्फ इस बात पे नाराज होकर कांग्रेस छोड़ के गए कि देवेंद्र बबली को वो टिकट दिलाना चाहते, टोहाना से टिकट नहीं मिली। उनके कई समर्थकों को मिली थी, एक देवेंद्र बबली को नहीं मिलने से नाराज हुए और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी में वो अगवा थे, पार्टी के अध्यक्ष रहे, कई चुनाव करवाए, वरिष्ठ नेता। फिर उन्होंने अपना एक पार्टी बनाई। कुछ दिनों बाद वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए, कुछ दिन बाद फिर वो आम आदमी पार्टी में चले गए, फिर वो कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए, फिर कांग्रेस में वापस लौट आए। तो कांग्रेस में तो उनको फिर भी जगह मिल जाएगी। उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हारने के बाद, यही मेरा सवाल था कि क्या कांग्रेस में अब उनको फिर से वही जगह मिल पाए? वही जगह तो नहीं मिलेगी। देखिए मैं आपको बताऊं, राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। एक समय जो वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे वो आगे होते थे, सब लोग उनके पीछे खड़े होते थे। अब आम आदमी पार्टी में आए तो डॉक्टर सुशील गुप्ता आ गए हैं, अशोक तंवर उनके पीछे खड़े हुए हैं। तो ये सिचुएशन भी झेलनी पड़ती है कई बार राजनीति में। कांग्रेस में उनका चूंकि थोड़ा है, उनका कद है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी कांग्रेस तो बहुत से मुद्दे थे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी नाराज थे जी, और वो दिल्ली का जो हमले वाला है उन पे उन्होंने काफी तब उसके बारे में बोला था मीडिया में कि मेरे पे अटैक करवाया गया। देखो अश्विनी जी, चीफ मिनिस्टर तो एक बनेगा और दावेदार होते हैं कई। हुड्डा साहब का कद पार्टी में इस समय बड़ा ऊंचा है। तो तंवर साहब अगर इच्छा रखें, कुमारी शैलजा इच्छा रखें, रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब इच्छा रखें, तो इच्छा रखना तो कोई गलत बात नहीं। पार्टी किसको मौका देगी, तो अब मौका आया ही नहीं, किसी का आया ही नहीं। बाकी तो वो क्यास तो बहुत से लगाए जा रहे थे कि क्योंकि माना जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है जी, तो कोई पता नहीं है कि कांग्रेस किसको लैंड कर दे। मतलब आप देखिए अश्विनी जी, इतनी बड़ी पार्टी जिसने इतने साल राज किया, वो पार्टी भी अनुमान लगाने में असफल रही है कि मतदाता क्या सोच रहा है। ये रिजल्ट वो बताते हैं सर। देखो, दीपेंद्र हुड्डा साहब ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है और जो सरकार आ रही है उस यात्रा की वजह से आ रही है। हुड्डा साहब ने कहा कि जितने भी एग्जिट पोल हैं सब गलत साबित होंगे, हमारी सीटें बहुत आ रही हैं। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं कहा कितनी आ रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा हमारी एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आएंगी, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ एग्जिट पोल से। तो अनुमान लगाने में हुड्डा साहब भी अगर मान लो गलत साबित होते हैं, दीपेंद्र हुड्डा साहब भी गलत साबित होते हैं, बहुत सारे कुमारी शैलजा मैडम गलत साबित होती हैं। नहीं, यहाँ गलत साबित होने की, दिनेश मैं ये कहता हूँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 बनेंगे, कौन बनेंगे उनके नामों पर चर्चा शुरू होगी कि हुड्डा साहब तो चीफ मिनिस्टर बन ही गए हैं, तो अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 कौन होंगे। तो मतलब ये कांग्रेस के लिए तो झटका है ही, मैं कहता हूँ। तो फिर तो सर आप ये भी कहिए, अफसरों में भी ये बात शुरू हो गई थी कौन किस पोस्टिंग पे लगेगा। नहीं, वो नाम तय हो गए थे कि फला प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, फला ओएसडी होगा, फला ही होगा। और कांग्रेस को सचमुच ही उम्मीद थी कि उनकी सरकार बन रही है। ये उलटफेर कैसे हुआ, एक रात में हुआ, 2 रात में हुआ, 10 दिन में हुआ, 5 दिन में हुआ, ये तो मंथन का विषय है। वैसे बिल्कुल निश्चित ही ये मंथन का विषय है। आश्चर्यजनक परिणाम सामने देखने को रुझान मिल रहे हैं हमें। तो जैसा कि हमें पता चल रहा है कि बहुत सी जगह पे जो है वो अब ये मान के चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार की हमारी सरकार बनने वाली है। जैसा कि सुबह कांग्रेस में माहौल था, इलेक्शन कमीशन भी पहुंच गई है। तो कांग्रेस ने तो ये भी एक अभी एलिगेशन लगा दिया है कि वो देरी से आंकड़े जारी कर रहा है चुनाव योग। अच्छा, हाँ, तो उस वजह से भी मतलब कांग्रेस पीछे दिख रही है। तो जैसे उनका कहने का मतलब है भी जैसे फ्रेश आंकड़े आएंगे न पूरा परिणाम आएगा। आस नहीं छोड़ी है, हम ये कह सकते हैं। वही मैं सुबह भी बात कर रहा था, किसी चर्चा में आया था कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल कहा कि हम जीत रहे हैं। मतलब वो अपना उन्होंने स्टेटमेंट दी, हुड्डा साहब ने रोहतक में भी दी, सिरसा इसमें कुमारी शैलजा ने भी दी। तो जब
यही चर्चा थी कि हर जाने वाला मुख्यमंत्री कभी नहीं कहता कि हम हार रहे हैं जी। नायब सिंह सैनी ने भी कह दिया, बिल्कुल ठीक है, उनके पास इंटेलिजेंस है, जब सीएम होते हो तो आपके पास बहुत से चैनल है रिपोर्ट देने के, आप उनका हवाला देके बात कर सकते हैं, लोग आपकी बात पे, और ये एक राजनीतिक मजबूरी भी है और मनोबल भी रखना अपने कार्यकर्ता का आखिरी मौके तक, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अभी भी आस नहीं छोड़ी है, कार्यकर्ता को आखिरी दम तक रखना है जी। तो कुल मिला के अभी अगर हमें लग रहा है कि अंकड़े जो हैं वो बता रहे हैं, तो नायब सिंह सैनी का जो बयान है वो उसकी जो सत्य हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। हरियाणा में अब कौन सी सरकार बनती है ये तो हमें शाम तक बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, कौन मुख्यमंत्री होगा ये भी स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिरी दौर तक कहाँ रहती है ये देखने वाली बात होगी। जी जी सर, तो अभी हम नवीनतम आंकड़ों के साथ आपके पास हैं। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 51 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 34 सीटों पर आगे है। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी एक एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये अभी स्थिति है रुझान की। ये रुझान कब परिणाम में बदलते हैं ये हम देखेंगे कुछ देर बाद। तो देखिए रक्षक सर, ये बीजेपी जो है 51 सीटों पे आगे चली गई है, ये अंकड़े हैं हमारे पास जी। नहीं तो क्या लग रहा है कि ये तो रुक नहीं रही? मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में इतना जबरदस्त काम किया है कि 2014 से भी आगे बढ़ गई। 2014 में 47 सीटें आई, फिर 40 हुई, अब 51 पर आगे चल रही है। और अगर यही रिजल्ट रहता है तो लोगों ने भाजपा के कामकाज को कुछ ज्यादा ही पसंद किया है, मुझे ऐसा लगता है। ये तो देखने में ये भी आ रहा है कि बहुत से फैक्टर हैं, मतलब जो पोर्टल है वो लोगों को पसंद आया है, और दूसरा ये है कि ऑनलाइन या शायद युवा लोग जो है, डिजिटल युग है, तो इस चीज ने प्लस ही दिया है। अश्विनी जी, जो चीफ मिनिस्टर को बदला गया खट्टर साहब को, वो उसमें यही तो कारण थे। हुड्डा साहब जोर से कह रहे थे कि हम बहुत सारे पोर्टल बंद कर देंगे जो जनता की परेशानी का कारण बने हुए हैं, लेकिन जिस ढंग का रिजल्ट आया है वो सोच से मेल नहीं खा रहा। ये हमें जो जानकारी मिली थी कि मुख्यमंत्री बदला गया और जब कुछ समय रहता हो तब बदला जाए तो सवाल उठना निश्चित ही है, और ये सवाल उठने के पीछे कुछ ये भी कारण थे जो मुख्यतः हमें जानकारी मिली कि श्री मनोहर लाल जी ने बहुत सी घोषणाएं की थी और बहुत सी घोषणाएं पूरी भी हुई, कुछ पूरी होने के कगार पर थी, और कुछ घोषणाओं को लेकर वो शायद याद नहीं रख पाते थे या अपने अधिकारियों से उसकी जानकारी नहीं देते। तो उसी चीज को दुरुस्त करते नायब सिंह सैनी नजर आए जब वो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने जितनी भी घोषणाएं अपने उस छोटे से कार्यकाल में की उसको लेकर बाकायदा तलब किया, अधिकारियों को उनका स्टेटस पूछा और उसको तुरंत करने को कहा। तो हो सकता है ये सब बातें सच हो जो हमने सुनी, लेकिन ये तो तय है कि विकास की अगर बात करें, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया है विकास का तो वो लोगों को पसंद आया है ना। या पोर्टल की डिजिटल की बात करें तो वो लोगों को पसंद आया है, और अग्निवीर पे जो शायद जैसे सरकार ने एक बार समझा दिया कि आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली है, इसके बाद जो आपका 20 लाख बन गया आपके पॉकेट में पड़ जाएगा जब आएंगे, तो इसके बाद सरकारी नौकरी भी आपकी तय है जी। और ये बात हर मन से कही भी गई। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं शायद जो भा गई लोगों को, ऐसा लग रहा है। इसमें तो एक और बात तो हुई है, जबरदस्त जो बात हुई है वो ये हुई है कि जो अपोजिशन में रही हैं पार्टियां वो तो लगातार पिट गई हैं, और जो सत्ता में रही है वो हिट हो गई है। लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी का भाव था वो उतरा है विपक्षी पार्टियों पर। उतना विपक्षी तो अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ये रिपोर्ट थी कि सरकार फिर भाजपा की बन रही है तो मुख्यमंत्री को बदलने की जरूरत क्या थी, अगर उनकी योजना इतनी पसंद आई लोगों को? कहा जा सकता है कि वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। ये भी कहा जा सकता है कि वो शायद जो भी चीज उन्हें लगा कि कहीं, अब तो यही कहेंगे हम, जब जो जैसा कि रुझान हमें मिल रहे हैं कि बहुत ही बेहतर रणनीति से काम किया गया जी, और जो जीता वही सिकंदर। तो अभी कुछ और भी हमने सुबह भी बात की थी, जैसा कि आपने बताया कि मंत्री जो हैं वो हार जाते हैं जी, उनसे नाराजगी रहती है, वो जब अपने काम नहीं लोगों के लिए कर पाते
तो नए चेहरे वहां पे आते हैं, उनकी एक अपनी इमेज होती है, उनसे उम्मीद होती है, तो वो जिता दिए जाते हैं जनता द्वारा। और कई जगह जो दिग्गज हैं पुराने, वो भी हारते देखे जाते हैं, और बहुत से दिग्गज जो हैं वो जीतते ही रहते हैं। तो आज के चुनाव परिणाम अनिल विज जी का भी क्या रहता है वो भी देखने वाला होगा। बिल्कुल। और ऐसे ही जो हमारी आज की मुख्य जो संसदीय क्षेत्र थे, वो मैं देख रहा था कि जैसे हुड्डा साहब हैं वो जीत रहे हैं किलोई से, बड़ी संपला किलोई से, बिल्कुल बड़ा मार्जिन है, वो जीत जाएंगे। नहीं, बहुत ही अच्छे से। तो लाडवा से हरियाणा के नैब सिंह सैनी हैं, लड़ रहे हैं, उनका भी जीतना जरूरी बनता है, लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है जीतते ही नजर आ रहे हैं। तो शाम की जो सीट है, क्योंकि वो फॉर्मर हरियाणा सीएम बंसीलाल की जो फैमिली फेस कर रही थी, तो वहां का परिणाम भी लोगों को आखिरी परिणाम देखने की इच्छा रहेगी। ऐसे ही डबवाली में जैसे हमने बात की थी, आदित्य चौटाला दिग्विजय चौटाला का जो था मुकाबला, और एलनाबाद का अभय सिंह चौटाला का हारना भी एक चर्चा रहेगा अगर वो हार जाते हैं तो जी। और इसी तरह दुष्यंत चौटाला का उचाना से, ये कुछ सीटें हैं जिन पे सबकी नजर है और परिणाम हम इंतजार कर रहे हैं। इसमें एक सीट और जोड़ दीजिए सर, पंचकुला वाली, क्योंकि भजन लाल जी के जोड़ रखे ज्ञानचंद गुप्ता जी, भजन लाल जी के बेटे जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो स्पीकर साहब हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी बीजेपी से, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये बड़ी हॉट सीट है। मतलब ये भी कहीं ज्ञानचंद गुप्ता जी का स्पीकर के तौर पर जो कार्यकाल की तारीफ हुई, कहीं उसका फायदा तो नहीं उनको मिल रहा जी। अगर वो मंत्री होते तो शायद इतना फायदा ना ले पाते। अश्विन जी, हमारा ये मानना था कि आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिलेगी जी। एक हमारा मानना था सिरसा से भाजपा कोई सीट नहीं जीतेगी। एक हमारा मानना था कि जननायक जनता पार्टी का भी किसी उम्मीदवार का विधानसभा में पहुंचना मुश्किल है, और INLD बसपा के साथ तालमेल करके 2-3 सीटों में, ये तो हमारा अनुमान रहा पूरा का पूरा सही रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता में मुख्य मुकाबला था उसमें तब्दीली आई। तो वो एक जो हमारी जो प्रेडिक्शन थी उसमें, और यही प्रेडिक्शन गलत होना का मतलब है कि सारी प्रेडिक्शन गलत है फिर तो। नहीं, यही सर, ये प्रेडिक्शन जो गलत साबित हुई है उसमें 10%, 15% या 20%, 50% का अंतर नहीं आया, वो टोटली उलट साबित हुई है। हमने मतलब कि बीजेपी को ये कभी नहीं सोचा था भी तीसरी बारी सरकार बनेगी और बीजेपी पहली 2 बार से बढ़त ले जाएगी। ये बड़ी बात है। तीसरी बार सरकार बनना, अगर मुश्किल से सरकार बन जाती तो चलो माना जा सकता था, लेकिन ये जो बीजेपी ने मुझे ये लगता बड़ी बढ़त बनाई हुई है अभी तक। मुझे ये लगता है सर, जो मैं कहते चुनाव के बाद के, मतदान के बाद के जो बीजेपी के लीडरों के जो बयान सुन रहा था, उसमें भी ये विश्वसनीयता नहीं थी। उनके मन में भी ये नहीं था भी हम इतनी ज्यादा सीटें ले जाएंगे या इंडिपेंडेंटली हम सरकार बना जाएंगे। दिनेश, मैं ये कह रहा हूँ, सर्वे झूठे साबित हो जाएं जी, हमारी धारणाएं गलत हो जाएं जी, लेकिन जो सट्टा बाजार है वो भी धराशायी हो गया। बिल्कुल, सट्टा बाजार ने तो सीटें दे रखी थी। देखो हमने 60 सीटें दे, 58 सीटें दी हुई थी। देखो हमने ये निश्चित ही देखने वाली मतलब रुझान है, इसमें बहुत बड़ा बीजेपी का ना अपर हैंड देखने को मिल रहा है। जी। और मुख्य मुकाबला तो सब मान के चल रहे थे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। तो जैसा दिनेश गोयल आपने कहा कि वो बीजेपी के नेता वगैरह, बीजेपी के नेता भी शायद यही मान रहे थे कि अगर हम सरकार बनाते भी हैं तो मतलब कि पूरी सीटों से ही बना पाएंगे या फिर साथ लेके बना लेंगे जी। और उतना आश्वस्त नहीं थे जिस तरह के परिणाम देखने को मिले हैं। हालांकि उनको कुछ नेता जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनको छोड़ दिया जाए जी, तो वो इतने आश्वस्त नहीं थे जी। और जैसे जैसे ये आखिरी दौर में प्रचार मुख्यमंत्री का जो थोड़ा भरोसा था वो बढ़ने लगा था, लेकिन शुरू में वो भी काफी घबराए हुए थे। काफी मेहनत की उन्होंने जैसे बहुत कम समय मिला था सीएम के तौर पर, लेकिन उनके पास अनुभव था अध्यक्ष होने का भी जी। और उनकी एक पैठ थी हरियाणा में, हमें ये मानना पड़ेगा। अश्विन जी, मैं ये बताऊं कि ऐसा सौभाग्यशाली राजनीति में कोई नहीं है जितने नायब सिंह सैनी। पहली बार टिकट मिली, जीते, फिर अगली बार वो राज्य मंत्री बन गए, पहले चुनाव जीतते ही, उसके बाद MP बन गए, फिर पार्टी के स्टेट यूनिट के अध्यक्ष बन गए, फिर मुख्यमंत्री बन गए। 10 साल की राजनीति में किसी को आज 14 में पहला इलेक्शन लड़ा था, 14 में आज 24 है सर। और इतनी सीढ़ियां
10 साल में कोई पॉलिटिशियन चढ़ जाए, ऐसे बिरले होते हैं। नहीं, ये तो आज का परिणाम भी कह रहा है जी कि और मौका मिलेगा, तो हम यही कहेंगे कि उनका एक बार फिर मौका मिलेगा उनको हरियाणा की सेवा करने का। जी तो और आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का भविष्य क्या देखते हैं आप आज के परिणाम? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी में जब से टूट हुई है, चौटाला परिवार हरियाणा जब से बना है, या तो अपोजिशन में मुख्य विपक्षी दल रहा है या उनकी सरकार रही है। ये पहला मौका है जब दोनों में फ्रैक्शन हुआ, जेजेपी अलग से बनी, इनेलो, दोनों ही पार्टियां कमजोर हुई हैं। और मेरा ये मानना है कि उनको, चौटाला साहब को, दोनों पक्षों को बैठा के और कुछ इनमें आपसी सहमति बनानी पड़ेगी ताकि पार्टी फिर से खड़ी हो सके। अब तो उनका पारिवारिक मामला है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो सकता है भविष्य में। आप ये देखिए कि पार्टी का अगर वोट परसेंटेज भी कम हुआ तो जो निर्वाचन आयोग मान्यता देता है पार्टी को, अगर वही रद्द हो जाएगी, वो रद्द होने की कगार में है। एक स्थिति आई थी लास्ट चुनाव में कि लगा था कि जननायक जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का स्थान लेती जा रही है, उसको रिप्लेस कर रही है। और आज की जो स्थिति है वो लग रहा है दोनों ही पार्टियां कमजोर हो गई, बुरी तरह से कमजोर हो गई है। हालांकि कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, लेकिन बहुत नामात्र है। वो तो अश्विनी जी, जो जननायक जनता पार्टी से जो लोग नाराज हुए, यानी कि देवीलाल परिवार समर्थक जो लोग थे, वो जेजेपी से हटके वापस इनेलो की तरफ आ गए, इतना ही है बस। नया वोट नहीं जुड़ा उनके साथ। अच्छा अश्विनी जी, मुझे ये भी लगता है कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा इस चुनाव परिणाम के बाद। कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा। जो परंपरा, जैसे तक्षय जी ने बताया कि एक परंपरा चलती आ रही है, अभी 2-2 गुट नहीं, कांग्रेस में तो 3-3 गुट भी रहे हैं, और ये हाई कमांड को ये सूट भी करता था भी एक गुट अगर भाग जाए तो दूसरे गुट उनके साथ खड़े रहेंगे, इस करके वो 2-2, 3-3 गुट बनाकर रखते थे। पर इस चुनाव परिणाम के बाद उनको सोचना पड़ेगा भी ये 2-2, 3-3 गुट वाला जो सिलसिला है ये खराब करता है। हमें एकजुट होकर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी अगर सत्ता में आना है। ऐसा तो जैसे अभी तक्षय जी ने कहा कि शायद पार्टी को सूट भी करता है, 2 गुट तो रहने ही चाहिए, हमेशा से रहे हैं। और लेकिन फिर भी जो आपकी बात ठीक है कि कांग्रेस को एक बार सोचना पड़ेगा। अगर परिणाम में बदलते हैं ये रुझान तो फिर तो सोचना बनता भी है कि आखिर क्या रणनीति उनको रखनी होगी। 15 साल वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे, 10 साल पहले हो गए हैं, तो ये विचारणीय है। हालांकि हुड्डा साहब का बयान आया था कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के आने से बहुत बड़ा अंतर आया है, और जैसा क्योंकि रुझान बता रहे थे जैसे उनके एग्जिट पोल के उसके, तो उनको कोई राजनीतिक मजबूरियां भी होती हैं बयान के पीछे, लेकिन उन्होंने ये कहा, उनको लग रहा था कि एक बहुत बड़ा मतलब लोगों का झुकाव हमारी तरफ आया है और एक बड़ा वोट मिला है। ये सब सोचना पड़ेगा हर लेवल पे कांग्रेस में कि आखिर क्या बात है कि कांग्रेस इतना पिछड़ गई हरियाणा में। बिल्कुल। और केंद्र सरकार में भी कांग्रेस काफी देर से सत्ता से बाहर। देखिए लगातार तीसरे है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 10 साल की सत्ता तो निकल गई, ये 5 साल भी नहीं लग रहे मुझे भी कांग्रेस कहीं, तो अगले बार सोचना पड़ेगा 15 साल बाद भी हाँ क्या स्थिति रहती है क्या नहीं है। तो अब परिणामों का इंतजार रहेगा। अब रुझान तो जो हैं वो काफी तब्दील हो गए हैं जो सुबह से थे उससे। अभी तक अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है रुझानों से जी। और ये कितने रुझान परिणाम में बदलते हैं ये भी अब देखने वाला होगा, क्योंकि जो श्रोता है वो भी आखिरी मौके तक उम्मीद नहीं छोड़ता कि जब तक सारे परिणाम आ नहीं जाते नहीं वो छोड़ने भी नहीं चाहिए सर। ऐसा दिनेश, कांग्रेस इलेक्शन कमीशन में पहुंच के ये शिकायत करने, इसका मतलब उन्होंने मान लिया है कि हमारी सरकार बनने की संभावना नहीं है। बिल्कुल ठीक है, फैक्ट है ये। अभी एक आया था मेरे पास जानकारी कि वहां भी जो माहौल है कांग्रेस मुख्यालय का, तो वहां पे भी शायद अब इसी पे मंथन शुरू हो गया, सिचुएशन बदल गई है। जी जी जी। ये सर अश्विनी जी, सच मेरे को एक बात याद आई, ये चीज एक बार हुई थी पंजाब में। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी खुशियां मना रहे थे, पूरी तैयारी थी सर, और हर चीज का इंतजाम था। अकाली दल की सरकार रिपीट हुई थी पहली बार, नहीं तो वहां भी वही था हिमाचल की तरह एक बार अकाली दल के दफ्तर में मायूसी थी जी। और कोई अकाली दल का नेता ये मानने को तैयार नहीं था कि हमारी सरकार बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि सर अफसर जो अकाली दल के साथ थे वो वहां हाजिरी पर आए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास जाकर। हरियाणा में भी यही था।
अफसरों ने संपर्क साधना शुरू कर दिया था और कौन किस पद पर बैठेगा ये भी तय होना शुरू हो गया था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनने की हर जगह से यही आवाज आ रही थी कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। जी मैं तो अब हम नाम कोट नहीं कर सकते, लेकिन ये सुनने को आ रहा था कि बहुत से जो 10 साल उस कांग्रेस का पहले 10 साल का कार्यकाल था, उस दौरान के बहुत से मामले थे जिसमें बहुत बड़ी लीडरशिप भी इन्वॉल्व है और वो चल रहे हैं और जो भी है, तो उसको लेकर लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ गई है तो वो उस पे वो अब काम हो सकेगा, कुछ उसको दिशा मिल सकेगी। जी। लेकिन अभी ऊंट या करवट बदलनी लगती है और अभी हम कह सकते हैं कि जो परिणाम है, ऊंट ने करवट नहीं बदली बल्कि उसी तरफ लेट ही गया है ना। तो वो लेट ही गया है, मतलब वही बात ठीक है जिस तरह का रुझान मिला है। जी अभी सिचुएशन क्लियर हो गई दोपहर 2 बजे के बाद। ऐसा भी कभी शायद मुझे नहीं लगता कभी हुआ हो भी, जो स्थिति सुबह थी, देखो आप 1:30 बज गया, वही स्थिति अभी तक चली। मैंने सुबह हम जब चर्चा कर रहे थे तो तब एक बार ये तो लगा जब बैलेट पेपर खोल रहे थे भी यार ये एग्जिट पोल जो आया है ये बिल्कुल ठीक है जी। तो कांग्रेस तब 65 तक भी अप्रोच करने लगी थी जी। तो तब एकदम से फिर जैसे ही वो 30-35 के आंकड़े के पास पहुंची, 30-35, 36-37 के, फिर वहां से हिली नहीं। जी। और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता गया और भारतीय जनता पार्टी का सुबह जो बढ़त थी वो सारी 10-15 सीटों पे गई थी, तो इस पे टिकी थी काफी देर तक, वो आधा पौना घंटा। तो उसके बाद वो जैसे ही ईवीएम खुली है जी, तो मतगणना के दौर शुरू हुए हैं, तो उसके बाद बढ़त बनती चली गई। और कल ही जानकारी ली थी हमने अपने पत्रकारों से, स्ट्रॉन्ग रूम्स की, वहाँ के सुरक्षा घेरा की वो थी, तो सबको एक इंतजार था और आज तो बस मान के चला जा रहा था जैसा कि परिणाम आना ऐसा ही आना है, लेकिन ऐसा आया नहीं वो जैसा माना जा रहा था। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही परिणाम दिखता है। हम आमतौर पर अश्विनी जी, जो खुफिया विभाग की रिपोर्ट होती है वो जिस पार्टी की सरकार है उसके हक में ही रिपोर्ट बनती है वैसे, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट बनी थी वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी हार रही। वो मतलब कोई भी सही ना उतरे, मतलब सर्वे एजेंसियां गलत हों, सट्टा बाजार गलत हों, पत्रकार गलत हों, लोग गलत हों, अफसर गलत हों, ये सचमुच हैरानी वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी माननी पड़ेगी कि ये चुनाव जो है बड़ा अग्रेसिवली लड़ा बीजेपी ने भी। जी। मतलब उतना नहीं, बीजेपी ने हथियार नहीं डाले थे सर, आप देखिए, मतलब ये मैं अब कोड नहीं कर सकता, कहीं बैठे थे तो वहां भी बात हो रही थी कि वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस बार, मतलब उनको जब नहीं उम्मीद होती तो आदमी इतना अग्रेसिवली नहीं लड़ता। हालांकि दिखता तो अग्रेसिव ही हो, क्योंकि हार जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते किसी पार्टी को हार माननी भी नहीं, हार तो माननी ही नहीं चाहिए जब तक चुनाव परिणाम ना आ जाए। इवन रुझान जो है वो भी किसी स्टेज में बदलते हैं, फिर एक अंतर होता है वोटों का, कुछ 100 वोटों के अंतर से जीत रहा है, कुछ 200 जीत रहा है या 50 से जीत रहा है, तो ये सब चीजें कई बार सर एक वोट से भी जीते हैं लोग, सिचुएशन एंड पे भी बदल जाती है जी। तो ये चलता रहेगा। अभी चुनाव आयोग जो है वो अंतिम अंकड़े जारी करेगा तो उससे सारी स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन जो अभी तक के परिणाम के रुझान हैं हमारे पास, उससे तो ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। अगर यही रुझान परिणामों में बदलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद।